दोस्तों, हमारी पृथ्वी और मिस्ट्री का एक अनोखा वास्ता है। देखा जाए तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब किसी भी गुत्थी का अनसुलझा रह पाना मुश्किल सा लगता है। मगर फिर भी हमारे आसपास ऐसे कई किस्से देखने और सुनने को मिलते रहते हैं जिन्हें सुलझाते हुए वैज्ञानिकों का दिमाग भी चकरा जाता है। हमारे रिसर्चर्स के लिए कुछ इसी तरह का सिरदर्द बन गया था मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज MH370, जो अचानक हवा में गायब हो गया था, वो भी अपने 239 यात्रियों के साथ। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जहाज आखिर गायब कैसे हो सकता है? उसे आसमान निगल गया या फिर समंदर? और क्या हुआ विमान में मौजूद यात्रियों के साथ? आज मिस्टिका लैंड पर हम जानेंगे इसी विमान के रहस्य से जुड़ी हर जरूरी बात। नमस्कार और एक बार फिर से शुक्रिया दी मिस्टिका लैंड के साथ बने रहने के लिए। अगर आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर MH370 के साथ क्या हुआ था, तो उसके लिए आपको सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद एक बार लाइक बटन को प्रेस कर देना। बहुत शुक्रिया। तो अब आपको लेकर चलते हैं आज से 6 साल पीछे, यानी कि साल 2014 में मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रोजाना उड़ान भरा करती थी और अपने डेली रूटीन की तरह 8 मार्च 2014 के दिन भी बोइंग 777-200ER फ्लाइट नंबर MH370 ने अपने लोकल टाइम के अनुसार रात 12:41 पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसमें चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों के पैसेंजर सवार थे। 27 साल के फारिक हामिद इस फ्लाइट के पायलट थे और ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वो फुली सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। वहीं उनके साथ फ्लाइट में 53 साल के पायलट इन कमांड ज़हरी अहमद शाह, जो कि मलेशियन एयरलाइंस के सबसे सीनियर कैप्टन्स में से एक थे। लगभग 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स वाले इस विमान को 6 घंटे के सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान इस फ्लाइट में करीब 49,100 किलो फ्यूल मौजूद था, जो कि करीब 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी होता है। दूसरी तरफ मौसम भी बिल्कुल साफ था। मलेशियन प्रायद्वीप से होते हुए जहाज नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान के कैप्टन की आखिरी बार बात टेक ऑफ के करीब 38 मिनट के बाद हुई थी, जब वो कुआलालंपुर एयर स्पेस की सीमा को पार करने जा रहा था। उनके आखिरी शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन को वियतनामीज एयर स्पेस कंट्रोल से संपर्क करना था, मगर आखिरी चेक इन के 2-3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशियन और वियतनामीज ATC दोनों की ही रडार स्क्रीन से गायब हो गया। इसके बाद कई घंटों तक संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिल सका। अचानक से गायब हुई इस फ्लाइट ने पूरी दुनिया की विमान सेवाओं को सख्ते में डाल दिया था और अथॉरिटीज के पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। घटना के अगले ही दिन यानी 9 मार्च की सुबह इस जहाज को ढूंढने के लिए एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें 7 अलग अलग देशों के 24 एयरक्राफ्ट और 34 शिप शामिल थे। प्लेन की आखिरी लोकेशन के हिसाब से सभी का पहला फोकस साउथ चाइना सी पर था। एक्सप्लोरर्स को ये उम्मीद थी कि अगर जहाज समुद्र में गिरा है तो पानी में हुई टक्कर से उसके मलबे का कोई ना कोई निशान उन्हें जरूर मिलेगा। मगर काफी मशक्कत के बाद भी किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका और उन्हें एहसास हुआ कि वो शायद गलत जगह पर उस विमान को खोज रहे हैं। खबरों में आने के बाद इस पूरी घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ लोगों का कहना था कि फ्यूल खत्म होने या टेक्नोलॉजी खराब होने की वजह से वो पानी में डूब गया, तो किसी ने कहा कि विमान में आग लग गई थी। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के 1 घंटे बाद तक भी मलेशियन एयरफोर्स के मिलिट्री रडार सिस्टम ने विमान को ट्रेस किया था। मिलिट्री से मिले डेटा से पता चला कि गुड नाइट मैसेज के कुछ सेकंड के बाद विमान ने अचानक अपनी दिशा से भटकते हुए पहले साउथ वेस्ट की तरफ टर्न लिया और फिर पेंगोंग आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अंडमान सी से करीब 240 किलोमीटर आगे पहुंच गया था, जिसके बाद मिलिट्री रडार का भी विमान से संपर्क टूट गया था। इस जानकारी के बाद अंदाजा लगाया गया कि प्लेन के कैप्टन ज़हरी अहमद शाह शायद बेहोश हो गए थे, जिसके बाद कई घंटों तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा और फिर इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। ऐसे में एक्सप्लोरर्स का फोकस अब इंडियन ओशन की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं इस जानकारी के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल चलने लगे कि आखिर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद कैसे हो गया और विमान दूसरी दिशा में क्यों जाने लगा। क्या ऐसा पायलट ने जानबूझकर किया या फिर प्लेन को किसी ने वाकई में हाईजैक कर लिया था? बता दें कि ट्रांसपॉन्डर ही वो डिवाइस है जिसके जरिए विमान से संपर्क किया जाता है और इसे सिर्फ कैप्टन ही बंद कर सकता है। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि शायद कैप्टन ने किसी के दबाव में ऐसा किया होगा। सभी सवालों को दिमाग में रखते हुए बंगाल की खाड़ी से लेकर इंडियन ओशन तक 3 बड़े सर्च ऑपरेशंस के जरिए प्लेन की खोज शुरू की गई।
हालांकि इतने बड़े एरिया में जहाज को ढूंढना एक्सप्लोरर्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 6 दिन की कड़ी मेहनत और कई डॉलर्स खर्च करने के बाद भी यहां कुछ हासिल नहीं हुआ। घटना के 16 दिन बाद विमान के बारे में एक नई जानकारी हाथ लगी। पता चला कि मिलिट्री रडार की पहुंच से बाहर निकलने के बाद भी विमान का संपर्क सैटेलाइट से तो बना हुआ था। सैटेलाइट से मिले डेटा से पता चला कि मिलिट्री रडार से संपर्क टूटने के बाद प्लेन ने एक और टर्न लिया था और अगले 5 घंटों तक वो इसी दिशा में उड़ता रहा था जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। अपनी इस लोकेशन पर आगे बढ़ते हुए वो प्लेन ऑस्ट्रेलिया के आसपास साउथ इंडियन ओशन में कहीं खो गया था। इस पूरी जानकारी के बाद एक्सप्लोरर्स को प्लेन खोजने के लिए फिर से मिली एक नई और विशाल लोकेशन, जिसके बाद फिर से सर्च अभियान शुरू हुआ। कई देशों ने मिलकर समुद्र की उस जगह की भी खोज की जहां विमान को आखिरी बार स्पॉट किया गया था, मगर यहां भी किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका। इस घटना के लगभग 1 साल के बाद जुलाई 2015 में सर्च एरिया से करीब 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू रीयूनियन पर इस प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जो कि प्लेन के विंग फ्लैपरॉन का हिस्सा था, मगर उसके आगे किसी को कुछ नहीं मिल सका। मलेशियन पुलिस ने इस विमान को लेकर अपना एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया था, जो कि खास तौर पर प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू के बैकग्राउंड की जांच करने पर फोकस था। जांच के दौरान 2 ऐसे पैसेंजर्स के बारे में पता चला था जो फेक पासपोर्ट के जरिए प्लेन में चढ़े थे। मूल रूप से ईरान के रहने वाले ये 2 शख्स घटना से 1 हफ्ते पहले ही मलेशिया आए थे। ऐसा माना जाने लगा कि शायद उन्होंने ही प्लेन को हाईजैक किया था, मगर बाद में उन दोनों के बारे में तहकीकात करने पर उनके किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े होने की कोई सबूत नहीं मिले और ये थ्योरी भी गलत साबित हुई। 3 सालों तक ये सर्च ऑपरेशंस इसी तरह चलता रहा। एविएशन के अब तक के इतिहास में ये किसी विमान को खोजने का सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें लाखों डॉलर्स खर्च हुए। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देशों ने भी इसमें मदद की, मगर फिर भी फ्लाइट MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। ऐसे में लगातार होते खर्च और कोई सुराग हाथ न लगने के कारण साल 2017 में विमान की खोज में लगी टीम को मलेशिया सरकार ने वापस बुला लिया। हालात ये थे कि अपने ऑपरेशन में फेल होने के चलते सरकार ने अपनी कंपनी को पेमेंट भी नहीं दिया था। वहीं पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए कि विमान के गायब होने का कोई भी कारण वो ढूंढ नहीं पाए हैं। मगर 209 फीट लंबे और करीब 60 फीट ऊंचे प्लेन का इस तरह गायब हो जाना कि उसका सुराग भी ना मिले, ये किसी के गले से उतरने वाली बात नहीं थी। जनवरी 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी की मदद से फ्लाइट MH370 की खोज को फिर से शुरू किया गया, मगर इसका अंजाम भी वही हुआ। जून 2018 में इस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। इस पूरी घटना के दौरान कई थ्योरीज और दावे भी सामने आए। अटलांटिक वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में विलियम नाम के एक लेखक ने दावा किया है कि दरअसल इस प्लेन का पायलट डिप्रेशन का शिकार था, जिसकी गलती से प्लेन ऐसा क्रैश होकर हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और इसी वजह से उसे खोजा नहीं जा सका। वहीं साल 2014 में ही पीटर मैकमोहन नाम के ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उसने गूगल अर्थ पर एक ऐसे द्वीप के पास MH370 का मलबा खोज लिया है जहां मॉरिशस का शासन है। मलबे में उसे गोलियों के छेद भी दिखे हैं। साथ ही डेली मेल के लिए उसने अपने एक लेख में ये भी दावा किया कि इस जगह पर खोजी दस्तों ने जानबूझकर विमान को नहीं खोजा, क्योंकि गोलियों के निशान के बारे में पता चलने के बाद एक नई तरह की जांच शुरू हो जाती। उसका अनुमान था कि प्लेन को निशाना बनाकर उस पर गोलियां चलाई गई थीं, जिससे प्लेन समुद्र में क्रैश कर गया। हालांकि जब इन तस्वीरों की जांच की गई तो मलेशिया के मिनिस्टर लियू तियोंग ने इन दावों को फर्जी करार दिया था। अपनी किताब बीनीथ अनदर स्काई अ ग्लोबल जर्नी इनटू हिस्ट्री में लेखक और इतिहासकार नॉर्मन डेविस ने कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे हमले से बचने के लिए जिस तरह प्लेन्स को रिमोटली कंट्रोल करने का सिस्टम शुरू हुआ था, साइबर अपराधी उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि MH370 में भी बोइंग हनीवेल अनइंटरप्टेड ऑटो पायलट ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ था, जिसे हैक और रीप्रोग्राम किया जा सकता था और उड़ाकर किसी खुफिया जगह पर ले जाया जा सकता था। संडे टाइम्स अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये संभावना जाहिर की थी कि हो सकता है इस प्लेन में कोई शख्स कुछ खुफिया जानकारी लेकर बीजिंग जा रहा हो, जिसके चलते ये किडनैपिंग हुई हो। हालांकि ये सभी बातें केवल संभावनाएं ही बनकर रह गई हैं और MH370 के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने के पीछे का कारण किसी को पता नहीं चल पाया। इस घटना के बारे में कुछ फाइनल स्टेटमेंट में फॉर्मर मलेशियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंथोनी लोक का कहना था कि उन्हें प्लेन के मलबे के 5 और पीस मिले हैं
और इसके गायब हो जाने को लेकर एक फुल रिपोर्ट वो फ्यूचर में जरूर पब्लिश करेंगे। हालांकि कब करेंगे इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर भी यही फैसला किया कि अब वो इस प्लेन की खोज तभी शुरू करेंगे जब उन्हें उसकी लोकेशन के बारे में कोई क्रेडिबल एविडेंस मिलेगा। साथ ही मलेशियन गवर्नमेंट ने यह भी साफ किया था कि अब वो ये सर्च प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे। तमाम थ्योरीज के बाद इस पूरी घटना में कुछ हाथ लगा है तो वो है बस सवाल, अचानक प्लेन ने अपनी दिशा क्यों बदल ली? अगर प्लेन में आग लगी थी और इसलिए उसे समुद्र की तरफ मोड़ा गया तो फिर वो 5 घंटों तक हवा में क्यों उड़ता रहा? उसे पानी में लैंड क्यों नहीं कराया गया? अगर एक पायलट बेहोश हो गया था तो दूसरे ने प्लेन को क्यों नहीं संभाला? अगर प्लेन को हाईजैक किया गया था तो इस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी किसी ने क्यों नहीं ली और ना ही कोई डिमांड की गई? अगर प्लेन में कुछ खुफिया था तो क्या था? तो आखिर हुआ क्या था? इस पूरी घटना को रिव्यू करने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि वियतनाम की ओर जाते हुए प्लेन का अचानक दूसरी दिशा में मुड़ जाना एक इंटेंशनल मूव था। इस तरह का टर्न मैन्युअली ही किया जा सकता है। इसके बाद करीब 5 से 6 घंटों तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पर रहा जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। उसके बाद करीब 15,000 फीट पर सेकंड की स्पीड से ये प्लेन पानी में क्रैश होकर कई हजार टुकड़ों में एक्सप्लोड हुआ। एक्सपर्ट का कहना था कि प्लेन का पानी में इस तरह गिरना भी इंटेंशनल था क्योंकि उस दौरान प्लेन की स्पीड किसी भी तरह की क्रैश लैंडिंग के दौरान उसकी एवरेज स्पीड से 5 गुना ज्यादा थी। वहीं ये भी माना जा रहा है कि इस प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों की जान प्लेन के पानी में डूबने से पहले ही जा चुकी थी क्योंकि अनुमान के अनुसार प्लेन की दूसरी दिशा में टर्न लेते ही प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसेबल कर दिया गया था, जिसमें केबिन एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम भी शामिल था, जिससे वहां एयर कंडीशनिंग भी रुक गई होगी। वहीं प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क भी करीब 35,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर किसी काम के नहीं रहे होंगे। इन सब कारणों की वजह से कॉकपिट के बाहर बैठे लोगों की मौत कुछ ही मिनटों में हो गई होगी। वहां कॉकपिट के अंदर बैठे लोगों ने बाकी की कहानी को अंजाम दिया होगा। आपको बता दें कि इस कॉकपिट के अंदर इतनी ऑक्सीजन होती है कि उसके एयर सिस्टम बंद होने पर भी वहां कई घंटों तक सरवाइव किया जा सकता है। फिलहाल यही एक थ्योरी है जिस पर कुछ हद तक यकीन किया जा सकता है, मगर इसे लेकर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और एक सवाल अब भी बाकी है कि प्लेन को इस तरह तबाह करने के पीछे क्या वजह रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास इन सवालों का जवाब हो तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। शायद आपके किसी दोस्त के पास इसका जवाब हो। तो चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा। जल्द लौटेंगे एक नए रहस्य के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।